तीसरे मेहमान डॉक्टर सलीम राव साहब, सीनियर तजिया कार और आपकी पाकिस्तानी सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपका पॉइंट आ गया सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलीम राव साहब, मेरा आपसे भी वही सवाल है, क्या हुकूमत बौखलाहट में ये सारे मुकदमे कर रही है या वाकई हुकूमत करप्शन के खिलाफ है? और अपोजिशन की जो अल्टीमेटम डेडलाइन दी हुई है, क्या उससे डर के हुकूमत कर रही है कि वो कामयाब ना हो पाए जनवरी तक, फरवरी तक? क्योंकि उसके बाद मार्च में तो फिर आपके सेनेट के इलेक्शन आ जाएंगे। सेनेट इलेक्शन में फिर इमरान खान साहब को सेनेट में भी मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो हुकूमत को गिराने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है या हुकूमत उसको अपोजिट कर रही है? जमात रह गई है तो अपोजिशन का किरदार अपनी जगह दुरुस्त है। हुकूमत जो कुछ कर रही है वो अपने नारे के मुताबिक कर रही है। अफसोस ये है कि हुकूमत का नारा ये था ही नहीं कि कोई इदारे चलाए जाएंगे। दो ही नारे थे, नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ेगा। दूसरा था टैक्स का, वो टैक्स बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप कह रहे हैं गैस भी महंगी होने वाली है, बिजली भी होने वाली है, ये सब कुछ होता रहेगा। और जहाँ तक अवाम की हालत की हम देखें, और आप जो कहते हैं करप्शन की बात कहते हैं, तो मैं देखें किसी शख्स के खिलाफ नहीं हूँ और ना किसी के इन हुकूमतों के हक में हूँ। किसी ने भी अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान की बात करनी है ना, कि जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किसी ने भी अच्छा नहीं किया। अयूब खान के बाद किसी ने भी इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया। ओके। तो अब देखिए, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। आज खल्क खुदाई कह रही है कि चीखो पुकार कर रही है, महंगाई का तूफान है। और दूसरी तरफ जब हम करप्शन की बात करते हैं तो खल्क खुदा कह रही है कि करप्शन 2-3 गुना, कम से कम 2-3 गुना बढ़ गई है। हर जगह रिश्वत वगैरह बढ़ गई है। और बल्कि पहले ये था रिश्वत दे के काम तो होते थे वक्त पे, अब रिश्वत देने के बावजूद काम वक्त पे नहीं होते। तो ये मसाइल तो हमारे हैं अपनी जगह। और उसकी वजह ये है कि देखें, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, ये इंतज़ामी सरबराह होते हैं। और जहाँ तक फ़ौज की बात है, फ़ौज एक इदारा है और हुकूमत इंतज़ामी सरबराह के मातहत है सारे इदारे। तो फ़ौज का और हुकूमत का एक पेज पे होना ये लाजमी है, हर दौर में होता है। फौज तो बॉर्डर पे अपनी कुर्बानियां दे रही है ना, उसको तो हम डिस्कस नहीं करें। मतलब हमने डिस्कस करना है कि हमारा नहीं देगी, वो हुकूमत के जेर इंतजाम ही देगी, वो जेर ताबा हुकूमत की मर्जी के खिलाफ उसे नहीं करना। हुकूमत को और फौज को एक पेज पे रहना है, ये लाजमी है, कौम के लिए भी, मुल्क के लिए भी, और आइन के मुताबिक है। तो ये तो कहना कि एक पेज पे लिहाजा कोई गलत है, ये गलत नहीं है। उनको, वो पहले भी थे, हर हुकूमत के साथ थे और हर हुकूमत के साथ उन्हें रहना है। अब बात असल ये होती है कि हुकूमत कैसी है। अब जहाँ तक धांधली की बात आती है तो चंद एक इलेक्शन है हमारे मुल्क में, जिसे असलम बेग वाला कह लें या के दौर का भी कह लें, कि जो फेयर हुए इलेक्शन, बाकी इलेक्शन तो सारों में ही धांधली के मुकदमे चले हैं। तो धांधली तो हर दौर में होती रही है, वो शायद फिर भी आगे होगी, उसका कुछ नहीं कह सकते। मगर जहाँ तक बात आ रही है ना, जो अब क्रिटिसिज्म हो रहा है मुस्लिम लीग नून पे, वो देखिए, मुस्लिम लीग के रहनुमा का फौज के खिलाफ बोलना आइन के सरासर खिलाफ है। और ऐसे राज उगलना जो कि नहीं उगलने चाहिए थे। और आइन के मुताबिक हम सन 73 का आइन अभी भी हमारा मुस्तनद आइन है और नाकाबिल एतराज़ है। कोई उस पर एतराज़ नहीं, कोई जमात भी उस पर एतराज़ नहीं करती। और हम जो कहते हैं आइन साजी करें, कानून साजी करें, किसी की ज़रूरत नहीं। आइन तो हमारे पास मौजूद है, अमल दरामद की ज़रूरत है। अमल दरामद नहीं होता। तो हमारे आइन के मुताबिक कोई शख्स, कोई लीडर, कोई जमात अगर फौज के खिलाफ बोलती है तो आइन के खिलाफ वर्जी है, इसे संगीन गद्दारी कहते हैं। बिल्कुल। अगर फौज के खिलाफ नफरत पैदा करती है तो संगीन गद्दारी है। अगर फौज के खिलाफ कौम को खड़ा कर देती है या एक लीडर को और उसके पीछे कोई कौम, तो ये सब गद्दारी है। मैं दोबारा इसी पे आता हूँ, जरा मुझे ब्रेक लेनी है। मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इसी पे आते हैं। व्यूअर्स, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अब योर टेक ऑन इट। जी, जैसे कि इदारों की बात हो रही है, असल चीज़ होती है इदारों का इस्तेहकाम। अगर इदारे काम करते हैं तो कौम बनेगी, मुल्क बनेगा, मुल्क बचेगा, तरक्की होगी, दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। अगर इदारे काम ना कर रहे हों तो फिर मुल्क नहीं बनता। अब इदारों की ये सिचुएशन है कि हम, सर, इदारे तो फिरौन बने हुए हैं ना। आप एक इदारे में चले जाएं, देखिए आपके साथ हाल क्या करते हैं, आपको घुमा फिरा के वापस भेज देंगे। तो इदारे सिर्फ हुक्मरानों ने अपने लिए बना रखे हैं। उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। अगर चेक भी साथ लगाएं फिर उसके बाद उसको काबू किया जा सकता है। वो लगा नहीं सकते ना। उन्होंने अपने लिए इदारे, जो भी हुकूमत आती है इदारों को अपने लिए इस्तेमाल करती है। वो कानून के लिए, आइन के लिए, अवाम के लिए नहीं इस्तेमाल करती। आज आप मुझे सुई गैस का मीटर लगा के दिखा दें बगैर पैसों के, आप बिजली का मीटर लगा के दिखा दें बगैर पैसों के, आप पुलिस की FIR करवा दें। मतलब ये ऐसी चीजें नहीं है जो PTI गवर्नमेंट के दौर में शुरू हुई हैं, लेकिन इससे पहले भी इसी तरह था। अब रेट बढ़ गए हैं। किसी ने भी इदारों पे तवज्जो नहीं दी। हालांकि हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत का काम ही होता है इंतजामात चलाना, इदारों को चलाना।
وہ ایڈمنسٹریٹو وہ ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، تو وہ تو کام وہ کرتے ہی نہیں. وہ جو بھی کام کرتے ہیں ایک تو ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں. تو انتقام کی بجائے اگر وہ کام پہ توجہ دیں تو سارے کام ہو جائیں. اب اداروں کی حالت ہے جو آپ نے مثال دے دی ہے، کوئی میٹر نہیں رکھ سکتا، کوئی بجلی کا ہو، جو گیس کا ہو، کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. آپ جائیں گے رشوت دیں گے تو عذاب کا ڈر ہے، نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوتا. بہت سے لوگ بیچارے نہیں دیتے تو جیلوں میں بھی رہتے ہیں. اب یہ جو بات آ رہی ہے گرفتاریوں کی، انہوں نے طارق صاحب نے بات کی تھی، آئین کے مطابق کسی شخص کو 24 گھنٹے سے زیادہ گرفتار نہیں رکھا جا سکتا اگر اس پہ جرم ثابت نہیں ہوتا. اور اگر کوئی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کے لیے 1 ماہ ہے، اور کوئی دہشت گردی کا کیس ہے تو پھر بھی 3 ماہ. کسی کو بغیر مقدمے کے فیصلے کے، بغیر جرم ثابت ہوئے گرفتار رکھا نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے ہاں سالہ سال لوگ پڑے رہتے ہیں اور بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ بے قصور ہے. سر ادھر تو مرغی چور کا کیس 10 سال چل جاتا ہے. شیخ صاحب تو دیکھیے، اچھا دوسری بات جو بات ہو رہی تھی نا غداری کی، تو یہ آئین کو توڑنا یہ سنگین غداری کہلاتا ہے. اور سنگین غداری کی سزا وہ پارلیمنٹ دیتی ہے، پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. یہ کیس عدالتوں میں نہیں ہوتے، ان کا فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے. ہم لوگ آئین سے واقف نہیں ہیں، آئین کے مطابق چلتے نہیں ہیں، ملک کو آئین کے مطابق چلاتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے انتقامی سیاست کرتے ہیں. پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے. ہر بالکل پارٹی کے اسی لیے برا طرح ہوتا ہے. ہوگا. جو جی بھی میاں ہے، طارق صاحب، جتنے بھی میرا حکمران طارق ہیں، صاحب، آپ انجام کچھ کہنا سب چاہ کا رہے برا ہیں؟ ہوا ہے. تو ان سب کو میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ طارق صاحب سے میں کہوں گا، نواز لیگ کے ہیں، کہ ان کے رہبر نے ہمیشہ ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے. ان کو بار بار حکومت ملی ہے. دیکھیں اسحاق خان نے اگر حکومت توڑی، وہ کوئی غیر تو نہیں تھا، ان کی اپنی حکومت کا تھا. ان کے دور میں بھی اسحاق ڈار صاحب نے بڑے ٹیکسز لگائے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کافی چیزوں کے اوپر ایسا کیا تھا کہ جس نہیں، پہ غلام اسحاق خان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ تو ایک غلام علیحدہ اسحاق کیس تھا خان جی. نے ان کا اپنا ہوتے ہوئے حکومت توڑی. کیوں توڑی؟ یہ اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی مارتے تو ہیں. میاں صاحب سے جواب لیتے ہیں نا جی. میاں طارق صاحب راؤ جی، صاحب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں. سب سے پہلے تو میں 1 منٹ، میرا ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے. ڈاکٹر راؤ صاحب، کیا آپ تو ڈاکٹر ہیں، کیا واقعی وہ جعلی رپورٹیں تھیں جن کی بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لے گئے باہر؟ دیکھیں، یہ سرپرائزنگ یہ ہے کہ کیا ملک بدلنے سے مرض ختم ہو جاتا ہے؟ ایک دم کیسے مرض ختم ہو گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. باقی بات اصل یہ ہے کہ اگر یہ حکومت پرفارم نہ کر سکی، ڈیلیور نہ کر سکی، ریلیف نہ دے سکی، تو اس کے ساتھ وہ ہوگا جو موجودہ حکمرانوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، اور عوام جوتے مارے گی. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہوگا.